हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर डॉक्टर एस.आर. कांतवा जी ने जो लिखा है उसके एग्रोनॉमी का आज हम 11वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। 11वां लेक्चर हम पढ़ेंगे इस सीरीज का। ये एग्रोनॉमी का हम 11वां लेक्चर आज पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 200 तक के क्वेश्चन यानी कि 181 से लेके 200 क्वेश्चन जो है, बीच में जो भी 20 क्वेश्चन है, इन्हीं के बारे में फुल्ली डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपके 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें से एक ऑप्शन जो ट्रू है वो आपको बताना है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को उसको डिटेल में समझाऊंगा भी कि कैसे ये हो रहा है, ठीक, यानी कि उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 181 वाला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिले क्रॉपिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा रिले क्रॉपिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए मेज मस्टर्ड पर्ल मिलेट प्लस काउ मील। ऑप्शन बी मेज पोटैटो व्हीट ग्रीन ग्राम। ऑप्शन नंबर सी ब्लैक ग्राम व्हीट ग्रीन ग्राम। ऑप्शन डी पर्ल मिलेट मस्टर्ड ग्रीन ग्राम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी है, मेज पोटैटो व्हीट और ग्रीन ग्राम। अब सबसे पहले समझ लेते हैं रिले क्रॉपिंग क्या होती है। जैसे आपने रिले रेस सुना होगा, ठीक, रिले रेस, उसमें क्या होता है कि 400 मीटर की दौड़ रहती है और 4 प्लेयर रहते हैं। हर 100 मीटर से 200 मीटर तक एक दौड़ेगा, 0 से 100 मीटर तक एक दौड़ेगा और 300 से 400 एक दौड़ेगा। समझ गए? इसी तरीके से दौड़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक आदमी दौड़ेगा, यहाँ से एक यहाँ तक एक आदमी, यहाँ से यहाँ तक एक और एक फाइनल करेगा, ठीक। तो 1 2 3 4 ये 4 लोग दौड़ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला आदमी जो पहला है इसको यहाँ तक दौड़ना है और ये इसको दौड़ते दौड़ते इसको पकड़ा देगा। मतलब ये भी एक समय ऐसा आएगा जब ये आदमी भी दौड़ रहा है और ये आदमी भी दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते उसको पकड़ाएगा। अगर ऐसे पकड़ाए कि वो रुक जाए तब उसको पकड़ाए फिर वो दौड़ना स्टार्ट करे, तो इस तरीके से तो सामने वाला जीत जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये आदमी दौड़ते दौड़ते जैसे उसके पास आता है उससे पहले ही अपनी रेसिंग बना लेता है। फिर ये आदमी के हाथ में एक रोल होता है, वो रोल इसको दे देता है रूल, और वो इसको दे देता है, फिर ये इसको, और अंत में यहाँ फिनिशिंग लाइन तक इसी तरीके से पहुंचता है। इसी को हम बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। इसको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ऐसा होता है कि पिछली जो क्रॉप थी उसको काटने से पहले जो पिछली क्रॉप थी उसकी कटाई होने से पहले, उसकी हार्वेस्टिंग करने से पहले ही कोई दूसरी क्रॉप खेत में बो देना। अब जैसे क्या होता है कि धान में, धान की जो क्रॉप है वो धान की क्रॉप जैसे मैच्योरिटी के समय आ गया, अब वो क्रॉप मैच्योर होने वाली है। इतने में हमने क्या किया कि उसके बीच बीच की जो रो थी धान की, वहां पर हमने बरसीन की बुआई कर दी। अब जब धान काट लेंगे तो बरसीन बाद में हो जाएगा, धान काटने से पहले ही बरसीन हमने बो दिया। तो ये रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल होता है। तो इसमें क्या होता है, मेज की क्रॉप हार्वेस्टिंग से पहले पोटैटो बो देते हैं और पोटैटो के हार्वेस्टिंग के पहले व्हीट बो देते हैं, और उसके बाद फिर व्हीट को काटने से पहले ही उसमें ग्रीन ग्राम बो देते हैं। कैसे? बीच बीच में जो रो होती है उसमें बोते हैं। जैसे मेज के बीच में जो रो है वहां पर पोटैटो डाल दिया, पोटैटो के बीच में जो रो है वहां पर गेहूं डाल दिया, अब गेहूं के बीच बीच में जो रो है वहां पर ग्रीन ग्राम डाल दिया। तो ऐसे क्या होता है कि एक ही साल में हम 4 क्रॉप आसानी से ले सकते हैं। समझ गए रिले क्रॉपिंग? अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। ये होता है रिले क्रॉपिंग। देख लो एग्जांपल, ये गेहूं है और गेहूं के बीच में ये लगाया गया है, ठीक, गेहूं के बीच में ये एक क्रॉप लगा दी गई है। गेहूं की कटाई होने से पहले इसको लगा दिया गया था। इधर कटाई हुई और इधर अब ये बच गया। अब ये बाद में अच्छे से ग्रो कर जाएगा और गेहूं का जो रॉ मटेरियल है, जो स्ट्रॉ गेहूं का गिर गया है, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मैटर भी खेत को देगा। फिर अगला देखते हैं, टेम्पोरल कम्प्लीमेंटेरिटी, टेम्पोरल कम्प्लीमेंटेरिटी इन इंटरक्रॉपिंग रिजल्ट फ्रॉम। ये टेम्पोरल जो कम्प्लीमेंटेरिटी आती है, यानी कि जो टेम्परेरी समय के लिए जो क्रॉप में एक वो होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन होता है, ये ऐसा क्यों होता है? वो ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरेंट इन द टाइम, द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरिंग इन हाइट, डिफरेंस इन यील्ड, या ऑप्शन डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए। अब इसको समझते हैं कि कैसे ये टेम्पोरल कम्प्लीमेंटेरिटी होता क्या है, बात समझो। जैसे मान लो एक ये रेड है, एक ये ब्लू है और एक ये ग्रीन है। अब इन 3 क्रॉप में देखो क्या हो रहा है, इन तीनों क्रॉप का ग्रोथ पैटर्न दिया गया है।
स्टार्टिंग में देखो ग्रोथ की रेट जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है इस वाली की, फिर यहाँ तक जाके रुक गई इसकी ग्रोथ। अब धीरे धीरे इसकी ग्रोथ अब कम हो रही है, मतलब ग्रोथ रेट इसकी धीरे धीरे घट रही है। समझ गए? मतलब स्टार्टिंग में तो खूब तेजी से बढ़ा, लेकिन यहाँ जाकर फिर धीरे 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 क्या हो गया, ये ऑप्शन से ना मतलब रखो, केवल ये जो ग्राफ है इसी ग्राफ पे ध्यान दो। ठीक, तो ये क्या हुआ, इधर देखो ग्रोथ रेट धीरे धीरे इस लाल वाले की बढ़ती गई, फिर धीरे धीरे घट गई। ठीक, अब इधर क्या होता है, ये मंथ दिया है, इधर मंथ दिया है और इधर ग्रोथ रेट दी है, ऐसे समझो। ये एग्जाम्पल जो लिखे हैं ये गलत लिखे हैं, हमको मिल नहीं रहा था तो हमने ऐसे दूसरा लगा के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर क्या दिया है, डेट दिया है, इधर दिया है ग्रोथ रेट की, मतलब एक दिन में कितना ग्रोथ कर रहा है। तो बात समझते हैं। पहला देखो, ये वाली जो क्रॉप थी ये धीरे धीरे मतलब इसकी ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होती जा रही, फिर एक समय आने के बाद फिर इसकी ग्रोथ रेट बढ़ी। इसकी ग्रोथ रेट स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी बढ़ी, उसके बाद फिर घट गई। इसकी ग्रोथ रेट स्टार्टिंग में बढ़ी, फिर बाद में घट गई। तो इससे क्या हो रहा है कि जितनी भी क्रॉप्स हैं इनकी ग्रोथ रेट अलग अलग है। बात समझो, जैसे कि कोई एक क्रॉप होती है, वो स्टार्टिंग में जब जर्मिनेट होती है तो जर्मिनेटिंग के 1 महीने के आसपास वो बहुत तेजी से ग्रो करेगी। जब तेजी से ग्रो करेगी तो उसको ढेर सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। उसके बाद कोई एक दूसरी क्रॉप है, वो अपने जर्मिनेशन के 1.5 महीने बाद ग्रो करना स्टार्ट करेगी तेजी से, मतलब ग्रो तो करेगी लेकिन उसके बाद 1.5 महीने जो उसका पीक ग्रोथ पीरियड होगा वो 1.5 महीने के बाद आएगा। और एक कोई क्रॉप है, जब मैच्योरिटी का समय आएगा तब उस समय उसकी ग्रोथ पीरियड खूब तेज होगी, तो यानी कि उसको उस समय न्यूट्रिएंट चाहिए। तो खेत में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है वो तीनों प्लांट को आराम से मिल जाती है। एक को स्टार्टिंग में चाहिए, एक को मिडिल पीरियड में चाहिए और एक को लास्ट में चाहिए। ज्यादा ग्रोथ तो ज्यादा न्यूट्रिएंट, सबकी डिमांड अलग अलग रहेगी, तो जिससे ये टेम्पोरल कम्प्लीमेंट्री होता है। समझ गए बात? ये समझ गए। अब चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन डॉर्फ व्हीट सोइंग डेप्थ इज रिलेटेड टू, जो डॉर्फ व्हीट होता है यानी कि जो बौने प्रजाति की गेहूं होता है, इसमें सोइंग डेप्थ रिलेटेड होता है किससे? लेंथ ऑफ रेडिकल, ऑप्शन बी लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल, ऑप्शन सी टेम्परेचर या ऑप्शन डी ह्यूमिडिटी। तो जो गेहूं की डेप्थ होती है, सोइंग डेप्थ यानी कि गेहूं को कितने नीचे बोया जाए, ये किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी मतलब कोलियोप्टाइल पर। कोलियोप्टाइल की जितनी लेंथ होगी उतना ही नीचे बोएंगे। अब ये कोलियोप्टाइल क्या होता है? ये जो निकलता है इसको हम हिंदी में प्रांकुर बोलते हैं, इसको कोलियोप्टाइल और प्रांकुर भी बोलते हैं। अब सुनो बात को, ये जितना ही ज्यादा बड़ा होगा, ये वाली चीज जितनी ज्यादा बड़ी होगी, ठीक, उतना ही जल्दी से वो मिट्टी से बाहर आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लो बात समझो कि यहाँ पर मिट्टी की सतह है, हमने एक सीड को यहाँ पर ग्रो किया, इसका कोलियोप्टाइल ग्रो करके केवल इतना ही आ रहा है, यानी कि इसके कोलियोप्टाइल का लेंथ इतना ही है, तो जमीन से बाहर निकल ही नहीं पाया। और इसी के बाद ये ग्रो करेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जितना फूड मटेरियल था उतने में तो ये केवल इतना ही ग्रो कर सकता था। मतलब इसके सीड के अंदर जो फूड मटेरियल था जिससे जर्मिनेट होकर बढ़ सकता था, उतने में केवल यहीं तक आया। मतलब मिट्टी की सतह तक पहुंचते पहुंचते ही उसका फीड मटेरियल खत्म हो गया। अब वो ऊपर आएगा नहीं, और ऊपर आएगा नहीं तो उसकी पत्तियां फोटोसिंथेसिस करके उसको एनर्जी देंगे नहीं, तो और वो ग्रो करेगा नहीं। अब मान लो इसको हमने यहाँ पर अगर लगाया होता, इसी सीड को अगर थोड़ा ऊपर लगाते, ज्यादा गहराई में ना डालते, तो क्या होता, तब इसका जो कोलियोप्टाइल है वो ग्रो करता और यहाँ मिट्टी निकल आता। देखो जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है। अब ये बाहर निकल आया तो यहाँ पर आके फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसको एनर्जी मिलती जाएगी, तो ये बाहर में ज्यादा ग्रो कर जाएगा। तो इसीलिए जो डॉर्फ बीट होता है उनका कोलियोप्टाइल होता है छोटा। ठीक, इसी वजह से इनके जो सोइंग डेप्थ होती है वो कम कर दी जाती है। जिस सीड का कोलियोप्टाइल छोटा होता है उसकी डेप्थ जो होती है वो कम होती है। मतलब अगर छोटा छोटा सीड है तो ऊपर बोओगे, अगर ज्यादा बड़ा बड़ा सीड है तो नीचे बोओगे। जैसे समझो एग्जाम्पल लेते हैं, चना बड़ा सा होता है उसको ज्यादा गहराई में बो देते हैं, सरसों बहुत छोटा सा होता है तो इसको ऊंचाई पर बोते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फूड मटेरियल कम होता है, तो इनका कोलियोप्टाइल भी कम ग्रो होगा। केवल सीड से जितना एनर्जी मिलेगी उससे बहुत कम ग्रो होगा, तो इसको और आगे ग्रो करने के लिए इसको फूड मटेरियल चाहिए जो हमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा मिलेगी। इसी वजह से इनका कोलियोप्टाइल छोटा होता है, वो उनको ऊपर बोते हैं। जिनका कोलियोप्टाइल ज्यादा बड़ा होता है उनको हम नीचे भी बुआई कर सकते हैं। समझ गए बात? अब देखते हैं, द कोहेसिवनेस एंड टेंडरेंस ऑफ कुक्ड राइस डिपेंड ऑन लार्जली ऑन,
जो भात बनाते हैं, चावल जब हम बनाते हैं तो चावल के जो ढक्के बन जाते हैं, मतलब चावल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए द परसेंटेज ऑफ एमाइलोज, उसमें एमाइलोज होता है इसकी वजह से ऐसा होता है, या ऑप्शन बी द परसेंटेज ऑफ एमाइलोप्सिन, या एमाइलोप्सिन की वजह से ऐसा होता है, या ऑप्शन सी द प्रोपोर्शन ऑफ एमाइलेज एंड प्रोटीन, या ऑप्शन डी द प्रोपोर्शन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो इसमें जो ऑप्शन है, सॉरी अब एमाइलोपेक्टिन लिखा है, हमने गड़बड़ पढ़ दिया था, ये क्या है? द परसेंटेज ऑफ एमाइलोपेक्टिन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, द प्रोपोर्शन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। अब बात समझो क्या होता है कि इसके अंदर चावल जो हम पकाते हैं तो उसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होता है। तो जब ये चावल पक जाता है तो ये चावल आपस में चिपक जाते हैं, इसी वजह से कोहेसिवनेस और टेंडरनेस चावल में आ जाती है। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ Q अपॉन I रिलेटेड टू रिलेशनशिप, द कॉन्सेप्ट ऑफ Q अपॉन I रिलेशनशिप वाज डेवलप्ड बाय। जो Q अपॉन I वाला रिलेशनशिप है ये किसने डेवलप किया था? Q अपॉन I क्या होता है? क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी रिलेशनशिप। क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी रिलेशनशिप मतलब बात समझो, इंटेंसिटी मतलब होता है सघनता और क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो जो कोई भी क्रॉप होती है, ठीक, हर एक क्रॉप की ऑप्टिमम स्पेसिंग होती है कि हाँ इसको इतने ही स्पेसिंग पर हमें बुआई करनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई? तो हमको कैसे पता चला कि इसको इतने ही स्पेसिंग पे बोना चाहिए? जैसे मैं बात कर रहा हूँ गेहूं की, तो उसमें क्या कहते हैं कि 12 to 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए रो टू रो। तो इसको कैसे पता किया गया? इससे कम कर दें या इससे ज्यादा कर दें? तो बात समझो, ये स्पेसिंग जो दिया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च करके, वो ऐसे दिया जाता है कि कितनी स्पेसिंग करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। अगर हमने ज्यादा सघन कर दिया, स्पेसिंग को हमने क्लोज कर दिया, 12:12 या 15:15 पे ना करके हमने 8 या 7 सेंटीमीटर की दूरी पर ग्रो कर दिया, गेहूं की बुआई कर दी, तो सघन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी ढेर सारी, मतलब गेहूं ज्यादा लगेगा, और ऊपर से न्यूट्रिएंट के लिए इनमें कंपटीशन बहुत होगा, जिससे हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ होगी वो कम होगी। इसीलिए बहुत ज्यादा जब सघन हो जाता है खेत में तो उसको हम थिनिंग आउट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? अगर नहीं किए ऐसा तो बाद में बहुत ज्यादा एक दूसरे से जकड़ जाएंगे और सही से उनकी ग्रोथ नहीं होगी। इसी वजह से उनकी इंटेंसिटी यानी कि उनकी सघनता, स्पेसिंग और उनकी क्वांटिटी एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर क्वांटिटी बढ़ गई तो गड़बड़ है और इंटेंसिटी बढ़ गई तो भी गड़बड़ है। तो दोनों को एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट दिया किसने था? ऑप्शन ए मिस्चरलिस। क्या है? मिस्चरलिस। ऑप्शन बी बेकेट, ऑप्शन सी स्कोफील्ड, ऑप्शन डी मार्थिन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है बेकेट, इन्होंने ही दिया था। ए एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही Q अपॉन I रिलेशनशिप दिया था। Q अपॉन I रिलेशनशिप क्या होता है मैंने आपको बता भी दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? हर्बिसाइड ग्रुप है इधर, और इधर क्या है? कॉमन नेम दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक, उसको हमें बताना है। पहला है फिनॉक्सी एसिड, कॉमन नेम 2,4,5-T, ये हर्बिसाइड का ग्रुप है फिनॉक्सी। फिर उसके बाद है एसिटिनोमाइड ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन सी कार्बामेटेज जिसमें आता है डाइनोसेप। तो इनमें से कौन सा नहीं, या नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा ऐसा है हर्बिसाइड ग्रुप और कॉमन नेम जो करेक्टली मैच नहीं है? देखो बात समझाते हैं। जो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है ये इसी का होता है 2,4,5-T का पूरा नाम जो होता है 2,4,5-T ट्राइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक, ये होता है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड आ रहा है, यानी कि ये 2,4,5-T तो सही है। अब उसके बाद देखो एसिटिनोमाइड का ब्यूटाक्लोर, ये भी सही है, हर्बिसाइड का एक ग्रुप है, उसी ग्रुप का एक कॉमन नेम एक हर्बिसाइड है।
अगला है कार्बामेथेज, इसका भी एक डिनोसेब, ये भी सही है, सब सही है, यानी कि फिर नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, नन ऑफ द एबव, कुछ नहीं होगा, मतलब सब ये करेक्टली मैच है, तीनों जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पॉसिबल लिमिटेशन इन द इफेक्टिव यूज ऑफ अजोला, मतलब अजोला का इफेक्टिव यूज क्यों नहीं हो पाता, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अजोला जो एक हरित शैवाल है, एल्गी है, इसको हम इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते, ऐसे कौन कौन से लिमिटेशन हो जाती है, मतलब ऐसी कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। ऑप्शन ए लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन डी लो सर्वाइवल रेट ड्यूरिंग समर, ऑप्शन सी प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव ये ट्रू है। अब बात समझ लो कैसे, जो एजोला होता है ये एल्गी है, इसको ज्यादा पानी चाहिए, तो अगर पानी कम होगा खेत में, वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी, तो वी कैन नॉट ग्रो एजोला इन इफेक्टिव मैनर बिकॉज एजोला वांट more and more amount of water. And the next example, low survival rate during summer, because of in the summer water availability has fall down, so we cannot grow in a proper manner of azolla because water availability in the summer is fall down. अब देखो प्रॉब्लम एंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एजोला एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अगर हम पन्नी में पैक करके ले जाएंगे तो वो सड़ जाएंगे, उनमें डिकम्पोजिशन हो जाएगा, क्योंकि उनको चाहिए क्या, पानी चाहिए, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के में भी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से जो ये है एजोला का इफेक्टिव यूज, इसमें समस्याएं आती हैं, इसीलिए ज्यादातर किसान इसको करते नहीं है। कहीं पर नेचुरली ग्रो हो गया, जो तालाब के किनारे वाले घर हैं, तो वहां पर आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। अब सुनो अगला क्वेश्चन क्या है, द ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो, पोटैटो का ओरिजिन प्लेस क्या है। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसमें जो राइट आंसर है, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, साउथ अमेरिका इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 189, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको भी 4 पेयर दिए जाएंगे, इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। पहला है क्रॉप और दूसरी तरफ दिया है सोइंग टाइम। ऑप्शन ए है कॉटन, साउदर्न इंडिया में अगस्त सितंबर में बोया जाता है, क्या ये सही है। ऑप्शन बी शुगर केन, अर्धसाली क्रॉप जो होती है इसको जुलाई अगस्त में बोया जाता है, क्या ये सही है। लेंटिल नॉर्दर्न इंडिया में बोया जाता है जुलाई अगस्त में, क्या ये सही है। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, सोयाबीन, जिसको हम जून में सोयाबीन नॉर्थ इंडिया, इसको जून और जुलाई में बोते हैं, आगे पीछे हो गया है, जून और जुलाई में बोते हैं, क्या ये सही है। अब बताओ इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप कब ग्रो की जाती है, अगर पता होगा तभी आप सही बता पाएंगे, ठीक। अब सुनो, जो ऑप्शन नंबर सी है लेंटिल, इसको नॉर्थ इंडिया में जुलाई अगस्त जो लिखा है, ये आपका ट्रू नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लेंटिल का जो सोइंग टाइम है वो दूसरा है। अब आपको ये बताना है कि लेंटिल का जो सोइंग टाइम है वो कब होता है। अगर आपको पता है तो बताइएगा जरूर, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे, नहीं तो अभी आगे थोड़ी देर बाद वीडियो में बता सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ आपको पता है कि नहीं पता है। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। सोयाबीन इज ओरिजिनेटेड इन, सोयाबीन कहाँ पर ओरिजिन है, मतलब ये कहाँ पर उत्पत्ति हुआ था। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है चाइना, वो सही ऑप्शन है। सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस चाइना माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 191, एट फील्ड कैपेसिटी द वैल्यू ऑफ पीएफ, फील्ड कैपेसिटी में पीएफ की वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन ए 0.0, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 4.2, ऑप्शन डी 6। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर है, बी बोले तो 2.5। फील्ड कैपेसिटी पे पीएफ की वैल्यू जो होती है 2.5 के आसपास होती है। अब बात समझते हैं, ये होती है फील्ड कैपेसिटी, ये 0.33 दिया है, ये बार होता है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। फील्ड कैपेसिटी पर जो पीएफ वैल्यू होती है वो 0.33 एटीएम के आसपास होती है, समझ गए। अब इसको पीएफ में देखते हैं तो कैसे समझेंगे, बात समझो। ये सुपरफ्लुअस वाटर है, यानी कि ये ग्रेविटेशनल वाटर इसको हम बोलते हैं, सुपरफ्लुअस वाटर, जिसका एटमॉस्फेरिक एटीएम जो 0 एटीएम पे पाया जाता है वाटर, वो
ग्रेविटेशनल वाटर भी कहते हैं और इसको सुपरफ्लूअस वाटर कहते हैं। यही वाटर होता है जो मिट्टी से जमीन में चला जाता है, धीरे धीरे अंडरग्राउंड चला जाता है। और बाकी जो बचा 0.33 से लेके 15 के बीच में, इधर इतने में जो ये पाया जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं अवेलेबल वाटर। ठीक, इसी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर, क्योंकि प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं इसी प्लांट को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब 15 से 0.33 के बीच का जो इतने एटीएम के बीच का जो होता है, इतने बार प्रेशर पे जो पानी उपलब्ध होता है खेत में, उसी को पौधे यूज करते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन पौधे यूज करते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, ये वाला पानी अंडरग्राउंड चला जाता है, ये वाला पानी अनअवेलेबल होता है। ये होता है बिल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर पौधा बिल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक, और ये होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, इसके बीच में ये पौधे ले नहीं पाते हैं। और 31 ये हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट होता है। फिर आगे इधर सॉलिड हो गया, मतलब इधर से पानी ये घटता जा रहा है। तो पानी कहाँ से कहाँ तक के बीच का लिया जाता है, इतने से बीच का लिया जाता है। अब बात समझो, इसमें देखते हैं पीएफ की वैल्यू में, जो इतना वाला है, इतने के बीच का वाटर है, ये इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच का जो वाटर है, इसी को प्लांट केवल एब्जॉर्ब कर पाते हैं। कौन सा है? एक तो है बिल्टिंग पॉइंट और दूसरा है फील्ड कैपेसिटी। इन्हीं के बीच का जो पानी होता है वही को पौधे ले पाते हैं। तो इनके बीच में क्या है? 2.5, यानी कि 2.5 ये पीएफ वैल्यू दी गई है, और ये वॉल्यूम वाटर का दिया गया है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर। तो ये जो 2.5 के आसपास का पानी है, यानी कि इसके ऊपर यहाँ तक और इसके नीचे यहाँ तक, इन्हीं के बीच का जो वाटर होता है, इसी को पौधे ले पाते हैं। इधर मैंने बता दिया बार में कितना होता है, और इधर मैंने पीएफ वैल्यू में बता दिया। दोनों बात समझ गए? चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, यानी कि पीडब्ल्यूपी, पीएफ वैल्यू कितनी होती है? परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में पीएफ वैल्यू कितनी होती है? तो ऑप्शन जो आपके हैं वो ऐसे हैं। ऑप्शन ए 0.0, ऑप्शन बी मतलब 0.0, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 4.2 या ऑप्शन डी 6। तो अब देखो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? 4.2। अभी मैंने जो स्लाइड दिखाई थी उसमें देखो 4.2, इसी को बोलते हैं बिल्टिंग पॉइंट। पीएफ वैल्यू कितनी है? इसी पे आने के बाद फिर पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। अगर इधर 4.2 के बाद भी इधर बढ़ा, यानी कि पानी और कम हो, तो पौधा परमानेंटली सूख जाएगा। फिर उसको पानी दोगे तब भी वो जीवित नहीं होगा, फिर वो मरी जाएगा, फिर उसकी कहानी खत्म। अगला देखते हैं 193 वाला क्वेश्चन। द परसेंटेज पोर स्पेस इन द सॉइल हैविंग ए बल्क डेंसिटी ऑफ 1.16 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब एंड पार्टिकल डेंसिटी ऑफ 2.6 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब इज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो कौन सा है? ऑप्शन ए 26.2, ऑप्शन बी 44.2, ऑप्शन सी 55.7, ऑप्शन डी 81.7। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी 55.7। ये पोर स्पेस का परसेंटेज है। अगर किसी भी सॉइल की बल्क डेंसिटी इतनी है, पार्टिकल डेंसिटी इतनी है, तो उसका परसेंटेज पोर स्पेस 55.7 होता है। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Among the following the set of essential nutrient element which are absorbed as anion by plants। anion बोले तो क्या होता है? मतलब जिसको प्लांट माइनस में एब्जॉर्ब करते हैं। समझ गए? यानी कि माइनस चार्ज वाले आयन जिनको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, वो कैसे हैं? वो मतलब कौन सा ग्रुप है? पहला ग्रुप ये वाला है, कार्बन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज। दूसरा वाला ग्रुप है कॉपर, आयरन, फास्फोरस, सल्फर और जिंक। तीसरा वाला ग्रुप है पोटेशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, फास्फोरस और जिंक। और चौथा वाला ग्रुप है बोरान, क्लोराइड, मोलिब्डेनम, फास्फोरस और सल्फर। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर डी, बोरान, क्लोराइड, मोलिब्डेनम, फास्फोरस और सल्फर। ये वाला जो है राइट आंसर है। बात समझो। अभी मैंने बताया कि एनायन बोले तो जिसको हम माइनस में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक, माइनस में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसमें से देखो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम माइनस में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या मिला? फास्फोरस। इधर से देखना स्टार्ट करते हैं। ये वाला तो गैस में ले लिया, ये प्लस आयन में ले लिया।
इसको ऑक्सीजन और H2O जल में ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इसको प्लस और माइनस में ले सकते हैं। एक चीज और, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको पौधे एनायन और कैटायन दोनों फॉर्म में ले सकते हैं? वो कौन सा है? वो नाइट्रोजन है, क्योंकि उसको NH4 प्लस आयन में और NO3 माइनस आयन दोनों आयन में ले सकते हैं। ध्यान से अगर देखोगे तो इस पे देखो, इधर प्लस लगा है NH4 पर और इधर माइनस है, यानी कि दोनों फॉर्म में यूज करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अगला देखते हैं फॉस्फोरस, इसको माइनस में लेते हैं। ध्यान से देखो, माइनस में ले रहा है क्योंकि इधर देखो माइनस आयन लगा हुआ है। अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे, अगर आपने इंटर में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये माइनस माइनस देखो लगा है, तो फॉस्फोरस तो इसमें है। ठीक है, ये बात तो सही है। फिर अगला देखते हैं पोटेशियम, ये तो प्लस में ले रहा है, ये तो होगा नहीं। फिर कैल्शियम, ये भी प्लस में ले रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर अगला क्या है? मैग्नीशियम, ये भी प्लस में ले रहा है, ये होगा नहीं। सल्फर, सल्फर माइनस में ले रहा है, देखो सल्फर, तो सल्फर भी यहाँ पर है, तो ये भी सही है। उसके बाद फिर क्या है? आयरन, ये प्लस में लेता है, यानी कि कैटायन में लेता है। मैग्नीज, ये भी कैटायन फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। जिंक भी कैटायन फॉर्म में, कॉपर भी कैटायन फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। बोरान भी कैटायन, अब सुनो, हाँ बोरान, बोरान को किस फॉर्म में यूज किया जाता है? बोरान को एनायन फॉर्म में यूज किया जाता है। समझ गए यहाँ तक बात? उसके बाद अगला देखते हैं मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम इसको भी कैटायन फॉर्म में, एनायन फॉर्म में यूज किया जाता है। उसके बाद फिर क्लोरीन जो है, इसको भी, क्लोरीन या क्लोराइड एक ही बात चल रही है यहाँ पर, इसको भी माइनस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इतने जो ये बोरान, क्लोराइड, मॉलिब्डेनम और फास्फोरस, ठीक, इनको हम किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं? एनायन फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। पौधे इसको एनायन फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। और कैटायन फॉर्म में किसको एब्जॉर्ब करते हैं? बाकी जितने बच रहे हैं। और एनायन और कैटायन दोनों फॉर्म में किसको यूज करते हैं? नाइट्रोजन को यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई सब? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एफओ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा, एक बार तो पूछा गया था नाइट्रोजन को, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एनायन और कैटायन दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है पौधे द्वारा? तो नाइट्रोजन था। एनायन मैंने बता दिया। अब इसके बाद जितने भी बच रहे हैं उसमें कुछ गैस में लिए जा रहे हैं, कुछ लिक्विड में और कुछ तो जल। वैसे तो इनका तो बारे में बात ही छोड़ो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। बाकी ये जो बच रहे हैं ये प्लस माइनस वाले जान लो। माइनस वाले मैंने बता दिए, प्लस वाले आप इनको छांट लो, जो बच जाएंगे वो प्लस में है, और नाइट्रोजन को निकाल लेना क्योंकि वो एनायन और कैटायन दोनों फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्टिलाइजर व्हिच सप्लाइज 3 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो 3 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट देता, मतलब एक ही फर्टिलाइजर में तीनों होंगे। ऑप्शन आपके ऐसे हैं, DAP डाई अमोनियम फास्फेट, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, सिंगल सुपर फॉस्फेट, या SOP। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में 3 एसेंशियल एलिमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहले तो पाया जाएगा 6 से 9.5% तक फास्फोरस पाया जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें 10 से 14% तक सल्फर पाया जाता है और 21% इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। तो मतलब क्या क्या पाया गया? फास्फोरस पाया गया, कैल्शियम पाया गया और सल्फर पाया गया। तो 3 एलिमेंट पाए जाते हैं किसमें? सल्फर सिंगल सुपर फास्फेट में। कितना कितना परसेंटेज भी दिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और संभाल के रखिए और इसको रिपीट भी करते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। अब देखो, द FE चिलाटे, जिसको हम बोलते हैं CHELATE, सुटेबल फॉर एप्लीकेशन टू क्रॉप्स ग्रोन ऑन एसिड सॉइल इज, मतलब एसिडिक सॉइल में अगर हम कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो जो ये आयरन, जिसको हम बोलते हैं आयरन चिलाटे या फेरस चिलाटे बोलते हैं, ये किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए FEEDTA या FEEDDHA या FEDPHA या ऑप्शन नंबर डी FEHEDTA। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बात समझो, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। ये FE चिलाटे जो है एक हर्बिसाइड है, आयरन ग्रुप का एक हर्बिसाइड है। ये एसिडिक सॉइल में यूज किया जाता है, ठीक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम यूज करते हैं, मतलब कौन से हर्बिसाइड को यूज कर सकते हैं, वो कौन सा है? FEHEDTA। कौन सा? FEHEDTA। HEDTA क्या है? ये केमिकल नाम है, तो हमको केवल इतना ही जानना है कि FEHEDTA जो है, यानी कि फेरस HEDTA, इसको हेड्टा बोलते हैं, ये एसिडिक सॉइल में हर्बिसाइड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। समझ गए बात? अगला देखते हैं,
ये देखो यही लिखा है, प्राइमरीली रिपोर्ट ऑन आयरन HEDTA ए नेचुरल सेलेक्टिव हर्बिसाइड। एक ये क्या है, एक नेचुरल सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जो एसिडिक सॉइल में एप्लीकेशन टू क्रॉप ग्रोन, क्रॉप जो ग्रो होती है एसिडिक सॉइल में वहां पर ये होता है। समझ के बाद अगला देखते हैं 197 क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेंट वाटर सॉल्युबल पी बोले तो फास्फोरस, किस फर्टिलाइजर में वाटर सॉल्युबल फास्फोरस पाया जाता है? ऑप्शन ए SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन बी DCP, ऑप्शन सी MAP, ऑप्शन डी बोथ A एंड C। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, SSP और MAP। ये दोनों जो होते हैं इनके अंदर, ये दोनों फर्टिलाइजर SSP और MAP, इनके अंदर जो फास्फोरस होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। स्टेम नोडुलेशन अकर्स इन ग्रीन मैन्योर क्रॉप ऑफ, कौन सी ग्रीन मैन्योर क्रॉप में स्टेम नोडुलेशन पाया जाता है, मतलब स्टेम में नोडुल्स बने होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो ऐसे कौन सी ग्रीन मैन्योर की क्रॉप है? ऑप्शन ए सिसबेनिया एक्युलेटा, ऑप्शन बी सिसबेनिया कनाबिना, ऑप्शन सी क्रोटोलेरिया जुनेसिया, ऑप्शन डी एक्राइनोमेने अफ्रस्पा, एक्राइनोमेने अफ्रस्पा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है? ऑप्शन नंबर जो डी है एक्राइनोमेने अफ्रस्पा, ये क्रॉप है, इस क्रॉप के अंदर स्टेम में नोड्यूल पाया जाता है। बाकी और जितने भी ग्रीन मैन्योर की क्रॉप होती हैं इनके रूट में पाया जाता है नोड्यूल, और इसमें क्या होता है कि जड़ में तो नोड्यूल पाया ही जाएगा लेकिन स्टेम में नोडुलेशन पाया जाता है। अब ये नोडुलेशन करता क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनवायरमेंट के नाइट्रोजन को इसमें नोड्यूल में लाकर एब्जॉर्ब करके स्थिरीकरण कर लेते हैं। ठीक इसी में एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर बाद में जब इसको हम खेत में जुताई करके मिक्स कर देंगे तो खेत में डिकम्पोज होकर फिर ये क्या बना देंगे, वहां पर जाके नाइट्रोजन बढ़ाएंगे और ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाएंगे खेत में। तो इस वजह से इसको यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिएगा जरूर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 199, हाइब्रिड राइस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इवॉल्व इन। हर्बिसाइड राइस जो होता है, अरे यार क्या हो गया, हाइब्रिड राइस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इन्वॉल्व इन। जो हाइब्रिड राइस होता है उसको कॉमर्शियली कहाँ पर स्टार्ट किया था प्रोडक्शन करने, इंडिया में या चाइना में या जापान में या फिर USA में। तो हाइब्रिड राइस सबसे पहले किसने ग्रो किया था? ऑप्शन बी चाइना ने सबसे पहले हाइब्रिड राइस को ग्रो किया था। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, इन टोबैको द बेसिक एम ऑफ टपिंग एंड डिसकरिंग इज टू। जो टोबैको होता है इसका बेसिक एम, टोबैको जो होता है इसमें टपिंग और डिसकरिंग का जो बेसिक एम होता है वो क्या होता है, मतलब इनका काम क्यों होता है, क्यों टपिंग और डिसकरिंग करते हैं टोमेटो की क्रॉप में, टोबैको की क्रॉप में? ऑप्शन ए रिड्यूस द प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन बी इनकरेज ब्रांचिंग को इनकरेज करने के लिए। ऑप्शन सी डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम फ्लावर हेड टू लीव्स। ऑप्शन डी प्रोटेक्ट द प्लांट्स अगेंस्ट लॉजिंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे सुटेबल है? ऑप्शन नंबर सी है, ये सबसे ज्यादा सुटेबल है। क्यों? अब इसमें टपिंग और डिसकरिंग होता है क्या, बात समझ लो, समझाते हैं। ये मान लो कि हमने क्या किया, एक ये स्टेम निकला हुआ है, मेन स्टेम है टोबैको का। अब इसी जड़ से ढेर सारे और निकल रहे हैं छोटे छोटे स्टेम। तो अगर ढेर सारे और स्टेम ही जड़ से निकल जाएंगे, ढेर सारे सकर निकल जाएंगे, तो क्या होगा कि ये वाला जो मेन ब्रांच है वो सही से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट इनको भी चाहिए। इसी वजह से क्या करते हैं, इनको हम काट के निकाल देते हैं। इनको काट के स्टार्टिंग में ही निकाल देंगे, जैसे थोड़ा सा निकलेगा वैसे हम इसको काट के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिसकरिंग। अब देखो टॉपिंग क्या होता है, ये ऊपर वाला पार्ट जहाँ होता है, जहां पर हमको पता चलने वाला है कि हाँ अभी यहाँ आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर फ्लावर लगेगा, यहाँ पर फ्लावरिंग होगी, तो इसी वजह से हम यहाँ तोड़ देते हैं। अब जब हम यहाँ इसको तोड़ देंगे,
यहाँ पर क्या कर देंगे, तोड़ के निकाल देंगे। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं टपिंग। अब जब ये कर देंगे तो इसके बगल बगल में ये जो पत्तियां निकली थी, न्यूट्रिएंट यहाँ ऊपर नहीं जाएगा और ऊपर न जाकर ही बगल बगल वाले ब्रांच पर चला जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, जब न्यूट्रिएंट यहाँ जाने लगेगा, अरे यार जैसे समझो इधर ऐसे पाइप है, यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, सब जगह पर फटी हुई है। अगर यहाँ पर हम पाइप बंद कर देंगे, पाइप का मुंह, तो जो पानी है इस जगह पर ज़्यादा तेजी से जाने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं टॉपिंग। इसी तरीके से न्यूट्रिएंट क्या होगा, फिर बगल बगल वाली ब्रांच जो है, इसके नीचे वाली जो इधर उधर वाली पत्तियां हैं, यहाँ पर सब जाने लगेगा न्यूट्रिएंट। तो जिससे क्या होगा कि ये ग्रोथ जो है न्यूट्रिएंट की, वो बहुत तेजी से, जो ग्रोथ है लीव्स की, ये बढ़ने लगेगी। डाइवर्ट एनर्जी और न्यूट्रिएंट को डाइवर्ट कर देता है, कहाँ से, फ्लावर के हेड से लीफ की तरफ, क्योंकि ऊपर यहाँ फ्लावर लगेगा, इसको हमने तोड़ दिया तो फ्लावर लगेगा ही नहीं। तो एनर्जी सब कहाँ चली जाएगी, पत्तियों में। और जब पत्तियों में जाएगी तो पत्तियों का विकास ज्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि पत्तियां ही टोबैको की यूज की जाती हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कुछ टेक्निकल चीजें थी, इसलिए आपको कुछ बोरिंग लगा होगा, कुछ आपको टफ भी लगा होगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें थी जिसको आपने पहली बार सुना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।